नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारामूला के कीरी सलूसा इलाके में तलाशी कार्रवाई। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद तलाशी ऑपरेशन किया गया शुरू। मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज जामिया मस्जिद में खुतबा देंगे। रेलवे मुलाजमीन को बोनस, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 2 स्कीमें। मोदी काबीना के बड़े फैसले। मरकजी काबीना ने 5 जुबानों मराठी, पाली, प्राकृत, असामी और बंगाली को क्लास की जुबानों के तौर पर मंजूर किया। लेबनान पर इजरायली फिजाई हमलों में 37 हलाक, 151 अफराद जख्मी। इजराइल के खिलाफ लड़ाई से दीगर ममालिक दूर रहे, ईरान की वार्निंग। ईरानी तंसीबात पर इजरायली हमलों की बात जारी है। जो बाइडेन का बयान। दफ्तर खारजा में मेरे जाती बाथरूम से जासूसी आलात बरामद हुए थे। बोरिस जॉनसन। अमेरिका की 400 अहम शख्सियात ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। और हिजबुल्लाह लेबनान से शाम हथियार मुंतकिल कर रही है, इसराइल का इल्जाम। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से। शुमाली कश्मीर के बारामूला कीरी इलाके के अंदर तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले कि बारामूला के कीरी सलूसा इलाके के अंदर तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर गुज़िश्ता रात फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और रात पर अंधेरे की वजह से अगरचे ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया है, लेकिन आज सुबह दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही इलाके के अंदर ये तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और आज इलाके के अंदर मजीद फोर्सेस को तलब कर दिया कि वसी इलाके को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी ऑपरेशन कीरी सलूसा इलाके के अंदर लगातार जारी है। कल रात करीब 10 बजे जब खबर आई कि इलाके को मुहासरे में लिया गया है, ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन रात भर मुहासरे के बाद ही आज सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कीरी सलूसा का इलाका जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर का बारामूला कीरी सलूसा इलाका है, जहां पर रात देर गई तकरीबन 10 बजे इलाके में सर्च ऑपरेशन जब खबर आई कि वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद, उसके बाद ही अगरचे रात भर ऑपरेशन हाल्ट हुआ अंधेरे की वजह से, लेकिन आज सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस वक्त इलाके के अंदर घर घर तलाशी ली जा रही है, जबकि आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल खारदार तारों से बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, फोर्सेस तैनात है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास चलते हैं। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये क्रीरी का इलाका है, क्रीरी सालूसा का इलाका है और कल से तकरीबन 3 बजे से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि ये जो कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन है ये इस वक्त जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि इस इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, इसको फौज ने जो है अपने तहवील में लिया है और ये बताया जाता है यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है और कल से तकरीबन 3 बजे से ये जो सर्च ऑपरेशन जब से यहाँ पे ये लॉन्च किया गया, उसके बाद जो है रात के तकरीबन 10 बजे ये हॉल्ट पे रखा गया और उसके बाद आज सुबह सवेरे यानी कि लाइट आने के बाद जो है फिर से इस कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। हालांकि इस वक्त बड़े पैमाने पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी आए हैं, चाहे यहाँ पे ट्रिपल बटालियन, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, बारामूला एसओजी
साथ साथ दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हालांकि वो यहाँ पे आए हैं। और इस इलाके की बात करें, ये मीर मौला जो सालूसा का इलाका है, यहाँ पे इस इलाके में, इस मोहल्ले में जो है इस वक्त जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। डोर टू डोर जो सर्च किया जाता है और बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे इस इलाके की बात करें, जो यहाँ पे दूसरा इलाका है, यहाँ पे एंट्री या एग्जिट पॉइंट जो है उनको जो है बंद किया गया आमदराब के लिए। और कितना वक्फा, कितना टाइम लगेगा, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पे यहाँ पे खुद जो है अफसरों के साथ साथ चाहे हम फौज की बात करें या दीगर जो सीआरपीएफ या दीगर जो आर्मी मिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पे आए हैं और पूरी तरह से जो है चाकाचौबंद है इस इलाके में। बताया जाता है यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है और इसी के चलते यहाँ पे ड्रोन कैमरा जो है वो भी नस्ब किए गए और बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे स्नैपर डॉग जो है वो भी लाए गए। इस वक्त लगातार बड़े पैमाने पे ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है ये जारी है। ये जो आप देख सकते हैं चंद कदम की दूरी पे जहाँ पे ये मीर मौला है वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त लगातार जारी है। अब चंद ही टाइम के बाद ही पता चलेगा क्या ये किस तौर पर जो है इनकाउंटर में तब्दील होगा या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। इरशाद, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला फोर्सेस को मिली थी, क्या ये किसी रिहायशी मकान के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी या कि किसी और कोई बगीचा है, कोई बाग है या दीगर जो ऊपरी कोई पहाड़ी इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी? देखिए गवार, अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाका है और रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ चाहे यहाँ पे जो रिहायश पजीर घर है वहाँ पे ये इनकी मौजूदगी है मिलिटेंट की। हालांकि कल से जब यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया, कल से लगातार जो है ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है। क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पे जाता है सूत्र के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूद है। इसमें बताया जाता है लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर जिसकी यहाँ पे मौजूदगी है और ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या यहाँ पे गनगर यानी कि गोली की सदा, गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी जाएगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं खारजी रास्ते जो है इसको बंद, हालांकि इस रास्ते से दीगर जो इलाके हैं जहां पे ये कनेक्ट होते हैं ये जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद बारामूला से स्पॉट से तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां पर इस वक्त तलाशी ऑपरेशन कीरी का सलूसा इलाका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फौज, पुलिस और सीआरपीएफ इलाके के अंदर मौजूद है। घर घर तलाशी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। रात देर गए जब 10 बजे के करीब फोर्सेस को इत्तला मिली कि इलाके में के अंदर मिलिटेंट मौजूद हैं, तो उसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इस कीरी सालूसा इलाके का मुहासरा किया और तलाशी ऑपरेशन कुछ देर तक अगर चलाया गया, लेकिन उसके बाद ही पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को हाल्ट किया गया और आज सुबह दोबारा से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। लेकिन इस इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जबकि ये भी खबर आ रही है कि इरशाद अहमद जो बता रहे थे तफसीलात कि वहां पर ड्रोन को भी इस्तेमाल में उसको भी इस्तेमाल में लाया गया है और इससे भी वहां पर उस इलाके, उस घर जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है उस पर निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने आज इतला दी है कि मीर वैस उमर फारूक के जो पाबंदियां थी वो खत्म कर दी गई है और आज उन्हें जामिया मस्जिद जाने की इजाजत दी गई है। आपको बताते चले कि अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने आज इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि मीर वैस मौलवी उमर फारूक 4 हफ्तों के बाद तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की इमामत करेंगे, खुतबा देंगे। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने कहा है कि हुकाम ने उन्हें मुत्तला किया कि 2 सितंबर से जो मीर वैस उमर फारूक उन पर जो पाबंदियां आयत थी घर में नजरबंद थे, आज उन पर जो पाबंदियां वो हटा दी गई हैं और आज उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई है और आज वो बाज़ाब्ता तौर पर नमाज पढ़ाएंगे, खुतबा देंगे और उसके साथ साथ ही मस्जिद के अंदर जो वाज़ तबलीग है उसके फराइज भी अंजाम देंगे। और बयान के मुताबिक कहा गया है कि मीर वैस उमर फारूक आज नमाज जुमा के मौके पर खुतबा भी देंगे और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि मीर वैस तकरीबन 1 माह से
घर में नजरबंद थे और आज उनकी नजरबंदी खत्म कर दी गई है और आज उन्हें नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उस पर भी आज समाअत है, उस पर भी आज फैसला होना है। जो उस पर जो गैर कानूनी तौर पर जो नजरबंदी खाना नजरबंदी है उस पर भी आज अदालत के अंदर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आज भी उस पर फैसला सुनाया जाएगा। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा, दो अहम बड़ी खबरें हैं जहां पर मीरवैस उमर फारूक की आज खाना नजरबंदी खत्म कर दी गई है। तकरीबन 1 माह खाना नजरबंद होने के साथ ही आज उन्हें जामिया मस्जिद जाने की इजाजत दी गई है और उसके साथ साथ ही आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की उस पर भी आज समाअत होनी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तारीखी जामिया मस्जिद के अहाते में हूँ। आज मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक 4 हफ्तों के बाद यहाँ पे अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जुमा यहाँ पर वो नमाज भी अदा करेंगे। मीरवाइज मौलवी फारूक जो है उमर फारूक जो है वो 2 सितंबर से खाना नजर बंद है। जिस तरीके से मुसलसल अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद की तरफ से स्टेटमेंट किए जा रहे थे कि उन्हें इंतजामिया की तरफ से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ना ही उन्हें जामिया मस्जिद जहाँ पे वो खिताब करते हैं जुमे। फिर आज 4 हफ्तों के बाद अंजुमन औकाफ ने एक और बयान जारी किया है की तरफ से मीरवाइज उमर फारूक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आई थी है उसको खत्म कर दिया गया है और आज 4 हफ्तों के बाद वो तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज की अदायगी भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पे जुम्मे के मौके पर खिताब भी करेंगे। और वाजिब है कि जिस तरह से आपने कहा कि मीरवाइज कश्मीर जो सितंबर 2023 में रिहा हुए थे 5 अक्टूबर 2023 के बाद कई सालों तक वो खाना नजर बन गए। रिहाई के बाद दोबारा उन्हें सितंबर में गिरफ्तार खाना नजर बंद किया गया था। इमरान आपसे माजरत कहाँ है, आपकी ऑडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है, उसकी वजह से आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपसे माजरत कहाँ है। नाज़रीन आपको बताते चलिए कि आज मीरवैस मौलवी उमर फारूक को इंतजामी की जानिब से उनकी जो खाना नजरबंदी है उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे हटाया गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने की इजाज़त दी गई है जहाँ पर वो वाज़ तबलीग के साथ साथ आज नमाज भी अदा कराएंगे और उसके साथ साथ ही 1 महीने तक जो वो खाना नजरबंद रहे हैं वो पाबंदियां हटा दी गई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी उस पर भी आज समाअत होनी है। चलिए बढ़ते आगे बात जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के हवाले से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज एक बार फिर इंडिया उन्होंने कहा है कि बैक चैनल पर बातचीत नहीं की जा रही है और बातचीत की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जहां उन्होंने कहा है कि जो बैक चैनल बातचीत जिस तरह से अफवाहें की जा रही हैं उन्हें बेबुनियाद करार दिया और कहा है कि इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद अफवाहें और ऐसे लोग फैला रहे हैं जो अपनी शिकस्त को महसूस कर रहे हैं। पार्टी के एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज़ेह तौर पर इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद करती हैं। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जिन पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि ये बैक चैनल पर बातचीत उनकी जानिब से की जा रही है और इन खबरों को उन्होंने अफवाह करार देते हुए कहा है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं और इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अपनी शिकस्त महसूस करने वाली ऐसी बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। पार्टी ने लोगों से ऐसे अफवाहों पर कान न धरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम आवाम से गुजारिश करते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया है, इन झूठे दावों को नजरअंदाज करें और ऐसी अफवाहों में न उलझे और ऐसे अफवाहों पर कान न धरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की बेबुनियाद अफवाहों की वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी है और कहा है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है।
जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में अगरचे पिछले कई सालों से तामीर और तरक्की और सड़कों का जाल बिछाया गया है, ताहम साल 2016-17 में यहाँ मिनी सेक्रेटरीट पर भी काम शुरू किया गया था, लेकिन 20% काम मुकम्मल होने के बाद ही सेक्रेटरीट पर काम रोक दिया गया। मकामी आबादी पिछले कई सालों दोबारा काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं, मगर इंतजामिया काम शुरू करने में नाकाम है। मकामी लोगों ने बताया कि अगर मिनी सेक्रेटरीट का काम मुकम्मल होता तो लोगों के मसाइल का अजाला होता। इस हवाले से मकामी लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील करके कहा कि इस पर जल्द से जल्द काम दोबारा शुरू किया जाए। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि त्राल के लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने दौड़ धूप करके यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कायम करने के लिए कोशिशें की थी और 1,20,00,000 रुपया अलाट भी हो गया था, लेकिन वो पैसा भी एक किस्म का मैं समझता हूँ वो ज़ाया ही हो गया, क्योंकि जब तमीरी बिल्डिंग कोई नहीं हो गई, बल्कि जो तमीर करने वाले हैं वो भी उसके एक शेड में बैठते हैं, PWD वाले उनका दफ्तर, तो ये भी एक शर्म की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, और जिसकी पादाश में अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो आज 40 या 42% से ज़्यादा वोट नहीं पड़े, कई जगहों पर 30% भी वोट पड़े, क्योंकि लोगों में गम गुस्सा है और वो कहते हैं कि त्राल के साथ ये कर क्या रहे हैं। क्या जब कहा हम एक बार उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा जी से, उस वक्त के MLA की निगरानी हम गए, उनसे हमने कहा भी और उन्होंने आर्डर्स भी दिए, लेकिन जब वो हुकूमत चली गई तो वो आर्डर भी बस तक खामोशी में रहे। और नतीजा ये है हम सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, दफ्तरों में जाना पड़ता है, वहाँ से वो फाइलें उठानी पड़ती हैं। और जब अवंतीपुरा की तरफ नज़र मारते हैं, अवंतीपुरा में कितनी बिल्डिंगें, जबकि अवंतीपुरा इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है जितना इलाका त्राल है। इतना बड़ा एरिया, इतने गाँव, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद जिसकी कोई तादाद नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ के लोग वो इस वक्त परेशानी में पड़े हुए हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं, खुसूसी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, वो तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। मैं बात एक जिम्मेदार शहरी ये कहूँगा कि कुछ काम यहाँ हुआ, थोड़ा 20 या 30% के करीब काम हुआ, लेकिन उसके बाद ये छोड़ क्यों दिया गया, इसकी तहकीकात क्यों न की जाए कि ये छोड़, अगर ये भूडा मजाक नहीं था त्राल के लोगों के लिए। जनूबी जिला कुलगाम के बंदगोर बाईपास के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सड़क की नागुफ्तबे हालत से मिनटों का सफर अब घंटों में तय होता है। उन्होंने मजीद कहा है कि बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी सड़क की कोई मरम्मत नहीं की गई है। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए सड़क की मरम्मत की जाए। मसले रोड बेखस्त गोमुत, यह कलवट त्रावन, यह त्रोमुत कहें, यह वजह इस जनाब यह तमाम गाड़ सारे वनस यप पकान, यह रोड खत्म ऑलरेडी यह आब यह नाला जबरदस्त यपन यह कोर वार लट पे आये यूकेस कम लागत। आज के मेहरबानी कर ये डी सी साहब कर सान तरफ अपील, ये मेहरबानी कर दीजिए थोड़ा नजर सानी। नाज गुलाम मोहम्मद वगे रोजान मंदगुर इस यप तिलवाई महला यह रोड खसान यह बिल्कुल खस्ता हाल, यह वारानी गमत, ना नजर दिवान ना कैसा, यह वारानी गमत, यह त्रा यप तेल त्रा क्या रूट त्रोस, यह वारानी गमत यह सड़क, यह कर मेहरबानी डी सी साहब अपील कर यह कर क्या सदर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हिकमत अमली एक जामिया फ्रेमवर्क के तौर पर काम करती हैं जो मतलूबा मकासद की वजाहत करती हैं, उन मकासद को हासिल करने के तरीकों का खाका पेश करती हैं और मनसूबों को मौसर तरीके से अंजाम देने के ज़राए की वजाहत करती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हिंदुस्तान की दिफाई सन्नत और गैर मुल्की OEMs के दरमियान बाहमी इन्हिसार की हौसला अफजाई करके हिंदुस्तान एक बाहमी तौर पर फायदेमंद माहौल बना सकता है।
जो इल्म, टेक्नोलॉजी और वसाइल के इश्तराक की इजाज़त देगा। So strategy serves as a comprehensive framework that defines desired ends, outlines the ways to achieve those ends, and defines the means to execute the plan effectively. So basically it's an interplay between ways, ends, and means. Let me lay down a few cardinals which come to my mind or fundamentals of this particular strategy. The first one which I would say is about dream big, start small, act fast. This approach underscores the need for an ambitious kind of a vision, a big dream, combined with a pragmatic execution, starting small, and move briskly in the right direction with the right momentum, act fast, which I also said gati and direction, disha. The second mantra which I will talk about is to create cross-dependencies. By encouraging cross-dependency between the Indian defense industry and foreign OEMs, India can create mutually beneficial environment that will allow sharing of knowledge, technology, and resources. The strategic relationship, I believe, will secure the defense supply chains both domestically as well as for the foreign OEMs. The third mantra I would like to talk about is what Mr. Baba Kalyani has talked about, collaboration. And may I add something more to it, a collaborative competitiveness probably. If you look at the word which I'm saying, it more or less looks like an oxymoron. How can, collaboration and competitiveness be together? But I think this is the need of the hour. We must compete as well as collaborate with each other so that the defense products meet the gold standards and affordable and competitive kind of a prices. And in this particular model, while I did allude to a couple of joint ventures which have happened between Indian private defense industry and DPSUs and foreign OEMs, but I'm yet to see a joint venture between a DPSU, which is a government owned, and with the private entity. I think there is also a need to, because both these people have their own strengths and weaknesses and strong points. They should also be able to work together and create something for the defense industry. We should be able to look at that. The fourth mantra for the defense industry is to identify core competency and then focus on it. Currently, all industries want to participate in all ventures in all arenas. They respond to all RFPs with the same kind of vigor. This issue, I think, needs to be resolved within that. चलिए, बड़ी और अहम खबर आ रही है जहां पर मरकजी काबिना की जानिब से कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। इलाकाई जुबानों पर बड़ा फैसला लेते हुए मरकज की मोदी हुकूमत ने मजीद 5 जुबानों को क्लासिकी जुबानों के तौर पर मंजूरी दे दी है। मोदी हुकूमत ने मराठी, पाली, प्राकृत, असामी और बंगाली को क्लासिकी जुबानों के तौर पर मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कंचर, मलयालम और ओडिया को क्लासिकी जुबानों को नोटिफाई किया गया था, लेकिन अब हुकूमत क्लासिकी जुबानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए कई इक़दामात कर रही है और इन जुबानों के अमीर वर्से को महफूज कर रही है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने मज़ीद कहा है कि पीएम मोदी ने हमेशा हिंदुस्तानी जुबानों पर तवज्जो मरकूज की है और आज 5 जुबानों मराठी, पाली, प्राकृत, असामी और बंगाली को क्लासिकी जुबानों के तौर पर मंजूर किया गया है। अभी तक हमारे पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। ये लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस नोटिफाइड थी। ये नए प्रपोजल्स आए, नए प्रपोजल्स को इस फ्रेमवर्क में एग्जामिन किया गया और आगे भी जो प्रपोजल्स आएंगे इसी फ्रेमवर्क में एग्जामिन होंगे और जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च, हिस्टोरिकल सब डेटा सब कलेक्ट करके फिर इसको ये दिया जाता है। और सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और उसके एक जो ऐतिहासिक समृद्धि है उस समृद्धि को, इस हेरिटेज की, संस्कृति की, सांस्कृतिक समृद्धि को कैसे प्रिजर्व करें। हाउ डू वी प्रिजर्व द रिच हेरिटेज दैट इज देयर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और इसके लिए जो स्टेप्स लिए गए उसमें कई नेशनल अवार्ड्स रखे गए क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज में चेयर्स रखी गई है, फिर सेंटर्स क्रिएट करे गए प्रमोशन के लिए, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई है संस्कृत लैंग्वेज जैसे क्लासिकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
चलिए बड़ी खबर इस वक्त लेबनान और इसराइल के दरमियान जहां हालात कशीदा हैं, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं, वहीं पर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फिजाई हमलों में मरने वालों की तादाद अब 37 पहुंच गई है, जबकि 151 अफराद जख्मी हैं। ये इतला लेबनान की वजारत सेहत की जानिब से दी गई है, जहां पर वजारत ने कहा है कि बेरूत में 9 अफराद हलाक और 24 दीगर जख्मी हुए हैं, और कहा गया है कि माउंट लेबनान में 2 अफराद हलाक 15 जख्मी हुए हैं, जबकि बाल्बिक हरमल गवर्नरी में 9 जख्मी हुए हैं। वजारत ने इतला दी है कि बेका के इलाके में 2 अफराद हलाक 14 दीगर जख्मी हुए हैं, जबकि सोबा नबीतिया में 19 अफराद हलाक और 52 दीगर जख्मी हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जनूबी गवर्नरी में 5 अफराद हलाक 37 जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि 23 सितंबर से इजरायली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ शदीद फिजाई हमले कर रही हैं, जिसे शिमाल का तीर कहा जाता है। लगातार हमले एक दूसरे की जानिब हो रहे हैं। वहीं पर लेबनान की जानिब से भी कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज हमलों के दौरान 14 इजरायली फौजी हलाक हुए हैं। तो खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।